पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारा मोटिव ये होगा कि अगर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीख लिया तो एक डायपोल के कारण कितना होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम जो भी चीजें बेटा चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर चीजें हमें डायपोल के लिए भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं, एनालाइज करते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूलेज किस तरह से होते हैं और वो कैसे रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, फोर्स जब भी कभी भी लगाई जाती थी एक चार्ज के द्वारा, वो हम कैसे निकालते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे किसी भी चार्ज के कारण, वो क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें दो चार्जेस नहीं आते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिर्फ एक ही चार्ज आता था अपॉन r²। और पिछली क्लास में हमने जो निकाला पोटेंशियल, वो किसके बराबर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। तो आप क्या देख रहे हो, जब फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाना है तो चार्ज एक कम हो जाना है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की तरफ जाना है तो एक डिस्टेंस भी उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से इन तीनों फॉर्मूलेस को आप अच्छे से देख लोगे ना तो कभी गलती नहीं खाओगे। पोटेंशियल के टाइम पे पोटेंशियल का लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो मिक्स कर देते हैं अपने दिमाग में, पोटेंशियल के अंदर r² लगा रहे हैं, उसमें Q1 Q2 लगा रहे हैं, मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। तो अपने आप को जितना सॉर्टेड रखोगे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक डायपोल है। अब डायपोल मेरे को अब बताने की आवश्यकता नहीं है, डायपोल होता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पेयर, ठीक है। इस डायपोल के अंदर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को तो रखा है, साथ में दो चीजों का ख्याल रखा है कि ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या हो, इक्वल हो। इन दोनों के दोनों चार्जेस के बीच में ये जो डिस्टेंस हम मानते हैं ना 2a, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो, ठीक है। अब मान लिया जाए मेरे को किसी एक्सियल पॉइंट, लेट अस सपोज ये एक्सियल पॉइंट P पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक्सियल पॉइंट माना जाता है जो कि डायपोल की ही लाइन के ऊपर बनाया जाए। मतलब इस लाइन के ऊपर मैं यहां बना लूं, यहां बना लूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा क्या हैं, एक्सियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक्सियल पॉइंट सपोज किया, इस एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ध्यान दो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इस बार ही कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल करना है, ठीक है। तो ना डेरिवेशन करने से पहले ध्यान से उसको पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं या पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, पोटेंशियल यहां हम कैलकुलेट तो कर लेंगे, उससे पहले पोटेंशियल के बारे में एक दो और बातें। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन सिखाया था ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की कोई भी डायरेक्शन नहीं हुआ करती, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण पहले हम यहां पोटेंशियल निकालेंगे, फिर नेगेटिव वाले चार्ज के कारण हम यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। जहां पर भी बेटा आपको पोटेंशियल निकालना है वहां का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा r मानकर चलना है। तो आपको याद होगा हमारे रूल सेम रहेंगे, ठीक है। जब भी कभी भी पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस कितना मानो, r मानो, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, मतलब इस वाले चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल। तो अगर बेटा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस r है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है। तो पूरे r में से अगर a माइनस हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, r माइनस a, समझ पा रहे हो। और यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर है। अभी मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना पॉजिटिव चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज r माइनस a। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल निकालना है, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का बेटा टोटल डिस्टेंस है अपना r प्लस ए, ठीक है। और ये वाला चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल भी आ गया, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी आ गया। अब टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, v प्लस v माइनस, मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल को ऐड कर दो नेगेटिव वाले चार्ज के पोटेंशियल के साथ में, दैट विल बी आवर टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस ए, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, अब इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के पास मिले, प्लस q, ये दोनों के दोनों चार्जेस भी हमें दोनों के पास मिले, तो हमने ऐसा किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन नथिंग, बस q हमने ये कॉमन ले लिया। तो इसके अंदर क्या बना, 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। बात एकदम से समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद ये जो इसके साथ में एक्सप्रेशंस बने, हमें ये एक्सप्रेशन को केवल एलसीएम लेकर सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r प्लस ए माइनस r माइनस ए अपॉन, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, r माइनस ए इंटू r प्लस ए, ठीक है ना। एलसीएम लेने का यही होता है ना नियम, नीचे वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, ये चली जाएगी ऊपर, ये चली जाएगी ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ में हमारे पास में आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे बीच में लगेगा प्लस, r से कट जाएगा r, तो हमारे पास में ऊपर बन जाएगा 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को देख कर ना, इस एक्सप्रेशन को देखकर दो बातों की याद आती है आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी कभी भी q के साथ में 2a को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये तो भाई डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि किसी भी डायपोल का जितना भी असर होता है वो कौन बताता है, उसका डायपोल मोमेंट। और उसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, उसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, समझ गए। तो q इंटू 2a भी एक डायपोल मोमेंट ही बता रहा है, एंड दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू p एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस टू प्लस, ठीक है। तो अब बड़े ही आराम से हम इस एक्सप्रेशन में q इंटू 2a को बिना कुछ सोचे समझे p लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप एक और चीज भी सोच रहे हो, सर ये 2a डिस्टेंस इतना छोटा था तो a डिस्टेंस तो और छोटा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल छोटा हो गया। किसी भी छोटी चीज का अब अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है। आई मीन टू से, अगर आप 0.1 का स्क्वायर करते हो तो वो 0.01 हो जाता है, मतलब उससे भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो छोटी चीज का स्क्वायर उससे भी छोटा हो गया, और जब इतनी छोटी चीज को तो आप r जैसे बड़े डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ माइनस करते हो तो वो तो निगलीफाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास एक वैलिड रीजन है इस a स्क्वायर को हटाने का। तो यहाँ पर हम केवल इसके नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह पर हम इसको यूज करते हैं। सीधा फॉर्मूला याद रहे तो बहुत बढ़िया, न्यूमेरिकल को देखते सारी, उसकी सेंस को पहचानते सारी फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज भरो और आंसर निकालो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं इसको, फटाफट बच्चों नोट कर लो, इसके बाद हम करेंगे इक्विटोरियल वाला एक्सप्रेशन। तो ठीक है बेटा, अब हम शुरू करेंगे किसी भी इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर किसी भी डायपोल के कारण पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। मान लिया जाए हमारे पास में एक डायपोल है, दिस इज नेगेटिव q एंड प्लस q चार्ज का पेयर। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है, और हम ये भी जान चुके हैं कि इसका एक डायपोल मोमेंट भी होता है, इसको हम p से डिनोट करते हैं। आपको किसी पॉइंट पर, मान लो p पॉइंट पर
अगर इस डायपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठाकर चलिए कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शंस वाला चक्कर कभी नहीं डालने का, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी V प्लस क्यू। नेगेटिव वाला जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो यहां पर पोटेंशियल होगा दिस विल बी V माइनस क्यू। अब यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज 2a। जहां पर भी बेटा हमें पोटेंशियल निकालना होता है, हमने एक रूल सेटअप किया होता है कि सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा r से डिनोट करेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। तो अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो बेटा ये वाला डिस्टेंस एक सेकंड में आपके सामने आएगा, दिस इज r² प्लस a²। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, r² प्लस a²। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज से है, तो इसीलिए तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर आपको इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण इसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है अंडर द रूट ऑफ r² प्लस a²। इसी तरह से बेटा माइनस क्यू के कारण इसका कितना होगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन कितना होगा डिस्टेंस अंडर द रूट r² प्लस a²। बात समझ में लग गई। अब टोटल पोटेंशियल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला पोटेंशियल और नेगेटिव वाले पोटेंशियल को एड अप कर देंगे। एंड हियर वी हैव गॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन रूट r² प्लस a² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन रूट r² प्लस a²। ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, इन दोनों में से अब हम कुछ भी कॉमन क्यों लेंगे, भाई दिख ही रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज इसके आगे आ जाएगा, तो सारी की सारी चीज़ अपनी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो अगर कैंसल आउट हो जाएगी तो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना आया, 0 आया। तो अपने दिमाग में एक नई चीज़ को बिठाइए कि अगर कभी भी आप किसी भी डायपोल के कारण किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हैं जिसके ऊपर आप दोनों के दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो वो सेम आता है, तो ध्यान दो वो चार्जेस अगर ऑपोजिट हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर हमारा टोटल पोटेंशियल 0 होता है। इस छोटी सी बात को प्रॉपरली नोट कर लो, इसके बाद हम करेंगे किसी भी एनी पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालने का। ओके, तो अभी तक हमने इक्विटोरियल पॉइंट पे निकाल लिया, एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने की तरफ, ठीक है। मान लिया जाए बेटा एक आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, एक आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के ही बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। आपको अब की बारी ना एक्सियल पॉइंट पे निकालना है ना इक्विटोरियल पे निकालना है, एनी पॉइंट पे निकालना है। मान लिया जाए मैंने एक P पॉइंट डिसाइड कर लिया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, हमारा रूल ये बोलता है कि आप हमेशा सेंटर से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या मानकर चलोगे, r मानकर चलोगे। बात समझ में लगती है, ठीक है। और एक चीज कभी भी नहीं भूलनी, डायपोल है तो उसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव से प्लस डायरेक्शन में एक डायपोल मोमेंट बना लिया, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से भी यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, नेगेटिव चार्ज से भी यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा। नेगेटिव चार्ज से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा r1, पॉजिटिव चार्ज से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा r2। हमें यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालना है टोटल, तो हम नेगेटिव वाला निकाल लेंगे पहले और प्लस वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तो बड़े ही आराम से जब हमने नेगेटिव वाला इसका पोटेंशियल निकाला, वो निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस माना नेगेटिव से, r1, ठीक है। इसी तरह से जब हमने पॉजिटिव वाले का निकाला वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव वाला है प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है अपना, r2। बात समझ में लगी।
तो अब टोटल पोटेंशियल बेटा कितना आया, टोटल पोटेंशियल आया पॉजिटिव वाले का और नेगेटिव वाले का सर ऐड कर दो, ठीक है। ये हमारा बनकर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R2, ठीक है, ऐड करना है दोनों का, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1, ठीक है। अब यहां से आपका मेन काम शुरू होता है, मतलब पोटेंशियल में अभी तक कोई बड़ा रोल प्ले नहीं था, मतलब सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी। यहां पर दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी बेटा। फिजिक्स में ना आप जब भी कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन को देखो जिसमें एक चीज का डिस्टेंस बड़ा है और दूसरी चीज का डिस्टेंस छोटा है, हमेशा एक काम करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो फिंगर्स हैं, इनमें से ये वाली फिंगर का डिस्टेंस बड़ा है, ये वाली फिंगर का डिस्टेंस छोटा है। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि पता लगवाओ ये वाली फिंगर कितनी बड़ी है इस वाली फिंगर से, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, तुम छोटी वाली फिंगर से बड़ी वाली फिंगर तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो जो रेजिडुअल डिस्टेंस होगा ये डिफरेंस था दोनों का, है ना, इजी टेक्निक, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला जो डिस्टेंस है ये छोटा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा है, तो हम एक परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ करेंगे, कहां से कहां तक, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले तक, क्योंकि छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले तक डिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि दिक्कत रहे ही ना, ठीक है। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ना ये एक अंदर ही अंदर एक ट्राइंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जब भी कभी भी ट्राइंगल क्रिएट हो जाए तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है डिस्टेंसेस को रेजोल्यूट करने की, ठीक है। अभी मैं करूंगा, आप देखना कितना आसान है। यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक P नाम का डायपोल मोमेंट है, मतलब इस नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की जो डायरेक्शन में है इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। और जो सेंटर से लेकर मैंने यहां तक का डिस्टेंस ड्रॉ किया था, इसका मान लिया जाए बेटा जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब लेट अस इमेजिन कि ये P पॉइंट यहां पर नहीं है, ये बहुत दूर है, ठीक है। मतलब अगर ये माइनस और प्लस चार्ज यहां है और ये P पॉइंट इतनी दूर है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जितना एंगल इसने बनाया अप्रॉक्सीमेटली उतना ही एंगल इसने बनाया, ठीक है। ये रूल है, इसको कहीं पे भी लगा के देख लेना, ठीक है। अगर आप किसी दीवार के नजदीक खड़े हो तो उस दीवार की टॉप को देखने के लिए आपको अपना सिर ऐसे उठाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एंगल उठाना पड़ेगा। जब आप फार अवे चले जाएंगे तो आप सामने देखोगे तो टॉप भी दिखेगा और बॉटम भी दिखेगा, तो मतलब बॉटम को देखने का एंगल और टॉप को देखने का एंगल अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये कुछ फंडाज हैं, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं आपके कंसेप्ट्स की नॉलेज के, ठीक है ना कंसेप्ट वाली नॉलेज के बिना हमारा गुजारा है, ना इन फंडामेंटल्स के बिना है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को एनालाइज कर लो। तो मैं अब यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर ये P पॉइंट फार अवे है तो बिल्कुल संकोच मत करो, इस वाले एंगल को भी कितना मान लो, थीटा मान लो, ठीक है। अब सुनिए, ये वाला जो डिस्टेंस था ये R2 था, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस था ये R1 था। अगर मैं आपको बोलूं कि R1 के ऊपर R2 जितना कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, जैसे ये फिंगर्स के बीच में जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो मैंने ये मार्क लगा लिया, ये जो मार्क लगा लिया हमने, ठीक है, मतलब ये जो मार्क लगा लिया, ये मार्क क्या दिखाता है कि इस बड़ी वाली फिंगर के ऊपर, इस बड़ी वाली फिंगर के ऊपर इतना हिस्सा किसका है, छोटी वाली फिंगर का है। इसी तरह से ये जो मैंने मार्क लगा लिया, ये क्या बताएगा कि इस बड़े वाले R1 डिस्टेंस के ऊपर इतना हिस्सा जो है ये किसका है, R2 का है। तो अगर इस पूरे R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूं तो इतना हिस्सा किसका बचेगा, R1 माइनस R2 का। बेटा बात समझ गए। अब अगर मैं आपको ये R1 माइनस R2 बता दूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये बड़े वाला डिस्टेंस इस छोटे वाले डिस्टेंस से कितना बड़ा है। तो अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, पता लगवाकर ये बताओ कि ये बड़े वाला डिस्टेंस छोटे वाले से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये R1 माइनस R2 है ना, इतना बड़ा है ना। फंडा हो गया ना क्लियर। ओके, तो
अगर मैं इस पॉइंट पर 1/4πε0 को कॉमन ले लूँ, Q को कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। बात समझ में लगी? अब बड़े ही आराम से हम ले लेंगे इसका एलसीएम, ये बन गया Q/4πε0 R1 माइनस R2/R1 इंटू R2। बात समझ में लगी? अब ये R1 माइनस R2 को भूलो मत, ये हमें क्या बता रहा है कि इस बड़ी वाली लेंथ में से छोटी वाली लेंथ को अगर हटा दो तो कितनी बचती है, ठीक है ना। तो अब इस R1 माइनस R2 को कैलकुलेट कैसे करना है, तो बेटा लेट अस सपोज लेट P be at far away point, be at far away distance। तो मान लिया जाए ये जो P पॉइंट है ना, ये बहुत दूर है। कितनी दूर है? इस समान दूर है। तो मैंने इस वाले थीटा एंगल को क्या मान लिया? ये वाला थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल पर नज़र अपनी डालो। ये जो हमारा ट्रायंगल बना ना, इसको मैं अलग से ज़रा बना देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये जो कंपोनेंट बना है ये P बना है, ये जो एंगल बना है ये थीटा बना है। तो इस P का थीटा के साथ में बेटा क्या कंपोनेंट बना? P cos थीटा, ठीक है। इस P का इसके परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट बना? P sin थीटा। तो अब जरा सोचो, ये R1 माइनस R2 और ये P cos थीटा, ये दोनों सेम ही सिचुएशंस नहीं है ना। तो इनडायरेक्टली मेरे को ये पता लग गया कि ये R1 माइनस R2 है क्या? ये R1 माइनस R2 है P cos थीटा। बात अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। तो अब बड़े ही आराम से हम क्या लिख देंगे? Q इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 R1 R2, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल पोटेंशियल। ये एक्सप्रेशन मास्टर एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के टाइम पे, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए बच्चों को बहुत सारी दुविधाओं को फेस करना पड़ता है। मैंने जो आपको मेथड बताया ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसको अपने दिमाग में बिठाओ और 5 मिनट में एक्सप्रेशन ये प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की दो खासियतें हैं। इसी एक्सप्रेशन में बेटा इक्वेटोरियल भी छुपा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन में एक्सियल भी छुपा हुआ है। वो कैसे? अगर आप थीटा को उठाकर 0 डिग्री पुट कर देते हो, नाउ लेट अस सपोज मैंने थीटा को अगर 0 डिग्री पुट कर दिया, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास में आ जाएगा Qp/4πε0 R1 R2, ठीक है। ओके, तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास में आ जाएगा Qp/4πε0 R1 R2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं थीटा को उठाकर 90 डिग्री पुट कर दूं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? टोटल पोटेंशियल क्या बन जाएगा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। तो अगर 0 होती है तो टोटल एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब एक चीज का आप और ख्याल रखो कि ये एक्सप्रेशन हमने कब बनाया है? जब P पॉइंट को हमने फार अवे माना है। मतलब इस थीटा को कब माना गया है? जब ये P पॉइंट फार अवे बोल दिया। तो अब खुद सोचो, अगर ये P पॉइंट इतना ही फार अवे है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब तुम बहुत दूर चले जाते हो, जब तुम किसी भी चीज से बहुत दूर चले जाते हो, तो टॉप का डिस्टेंस एंड बॉटम का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर अगर टॉप का डिस्टेंस एंड बॉटम का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया, तो हम उसको R ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल देते हैं कि R1 इज अप्रॉक्सीमेटली सेम टू R2। तो हमारे पास में इसको R हमने सपोज कर लिया, और ये क्या बन गया? QP cos θ/4πε0 R², ठीक है। जरा सोच के देखना, टॉप का डिस्टेंस एंड बॉटम का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम इसमें क्यों लिया है? क्योंकि ये A ऑलरेडी बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर A ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो ऊपर तक का डिस्टेंस जो मैं यहां से लूंगा और जो मैं यहां से लूंगा, अगर ये P बहुत दूर हो गया उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से एक्सप्रेशन प्रॉपरली आपको क्लियर हो गया।
इस एक्सप्रेशन को कम से कम 2 से 3 बार लिख कर देखिए। होता ऐसा है कि जब आप मेरी बातों को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉपरली सब कुछ समझ आ गया, पर टाइम के साथ साथ में चीज़ें फेड होती हैं। आपको अपना बैक लूप में रिवीजन हमेशा चला कर रखना है। पिछली जो चीज़ें कर ली उसको समय आने से पहले ही आपको रिवाइज करना है, ठीक है। वो समय नहीं आने देना जब आपको कंप्लीटली भूल चुकी है और आपको नए सिरे से वो करना पड़ा, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।